हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जूफिलिक। टुडेज आवर टॉपिक इज प्लांट किंगडम। तो आज हम लोग प्लांट किंगडम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ख़त्म कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझा था। तो उसमें हम लोग क्या क्या देखे थे? उसमें हम लोग 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखे। तो जैसे कि हम लोग उसमें क्या देखे थे? 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। तो उसमें हम लोग टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखे थे, जिसको किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस इन 1758। तो कैरोलस लीनियस 1758 में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई कर दिया था किंगडम एनिमेलिया में और प्लांटी में। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट था, उसको उन्होंने किस में रखा था? किंगडम प्लांटी में। इसमें क्या था? सेल वॉल प्रेजेंट था और इसमें सेल वॉल एब्सेंट था। तो सेल वॉल के बेसिस पे, मतलब सेल वॉल जिस ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट था उसको उन्होंने किस में प्लेस किया था? प्लांटी में। और जिसमें एब्सेंट था उसको उन्होंने किंगडम एनिमेलिया में प्लेस कर दिया। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म था जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था? जैसे कि बैक्टीरिया का बात करें, और क्या था? फंजाई था। और क्या था? और कुछ प्रोटिस्ट था, जैसे कि क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास, वो सब भी था। और क्या था इसमें? और जो प्लांट का मेंबर था वो भी था इसमें। और जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट था उसको उन्होंने किस में रखा था? किंगडम एनिमेलिया में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, जो कौन देता है? आर एच विटेकर। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन देता है? आर एच विटेकर। कब देता है? इन 1969 में। तो 1969 में आर एच विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ये 5 किंगडम को बताता है। किसको किसको? पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, इसके बाद फंजाई, फिर प्लांटी, और फिर लास्ट में एनिमेलिया। तो जो आर एच विटेकर है 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें क्या क्या है? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो जो जो मेंबर प्लांटी में थे, तो जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया को उठा के किस में प्लेस कर देता है? मोनेरा में, क्योंकि इसमें ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसको मोनेरा में रख देता है। फंजाई को किस में रखता है? किंगडम फंजाई में। और जो प्रोटिस्टा का मेंबर होता है उसको किस में? प्रोटिस्टा में रख देता है, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आता है। तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फंजाई किस में था? प्लांटी में। और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फंजाई किस में आ गया? किंगडम फंजाई में। और बैक्टीरिया किस में प्लेस था? प्लांटी में। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया प्लांटी में प्रेजेंट था, और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया किस में प्रेजेंट था? मोनेरा में। तो ये था किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको हम एक शॉर्ट ओवरव्यू दिए हैं। इसको अगर आप लोग को डिटेल में समझना है तो आप लोग जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग किंगडम प्लांटी को स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इन तीनों को अच्छे से कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग किंगडम प्लांटी को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग एनिमेलिया को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज किंगडम प्लांटी से। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम से। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझेंगे। किसका क्लासिफिकेशन? एंजियोस्पर्म का। मतलब प्लांट किंगडम के अंदर जो हायर प्लांट्स आते हैं जिसमें फ्लावर देखने को मिलता है, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि उसमें क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, किस बेसिस पे किया गया, और किन साइंटिस्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसको हम लोग समझेंगे। मतलब जो हायर प्लांट किंगडम के अंदर जो हायर प्लांट्स सब आते हैं, जो जिसमें फ्लावर देखने को मिलता है, फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका क्लासिफिकेशन को समझ रहे हैं कि उसमें क्लासिफिकेशन कैसे हुआ और किन किन साइंटिस्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा, तो उसको आज हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन से। Different system of classification proposed from time to time have been divided into 3 basic category। मतलब different system of classification को propose किया गया time to time, जिसको हम लोग 3 basic category में divide करते हैं। तो सबसे पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम, फिर है नेचुरल सिस्टम, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो सबसे पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
The earliest system of classification used superficial or morphological character such as habit, color, number and shape of leaves. तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये क्या है, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और जिसमें हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के यूज करते हैं। मतलब हम लोग अगर किसी प्लांट को देख रहे हैं तो उसका लीव्स कैसा है, उसका लीव्स का शेप कैसा है, नंबर कैसा है उसमें, मतलब कितना नंबर ऑफ लीव्स है, उस लीव्स का कलर कैसा है और क्या है उसका हैबिट कैसा है। तो इन सब के बेसिस पे अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे, मतलब जैसे हम लोग को देखने में लग रहा है, जिस तरह का दिखा उसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर दिए, तो इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल या फिर सुपरफिशियल कैरेक्टर का यूज होता है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट प्रपोज बाय कैरोलस लीनियस। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, कैरोलस लीनियस ने। हिज क्लासिफिकेशन वाज मेनली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेमन इन फ्लावर। और इसका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किस पे बेस्ड था, नंबर ऑफ स्टेमन में, मतलब फ्लावर। जैसे कि अगर आप कोई फ्लावर देखे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में इस फ्लावर को देख सकते हैं, इस फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, वो पेटल्स है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और इसमें आपको स्टेमन दिख रहा है, ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो कार्पल्स है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो कार्पल्स को हम लोग पिस्टल भी, तो यहाँ पे जो स्टेमन दिख रहा है फ्लावर में, उसके बेसिस पे कैरोलस लीनियस ने क्लासिफाई किया। तो जिसमें एक स्टेमन था उसको वो मोनिंड्रिया कह रहा था, जिसमें दो स्टेमन था उसको वो डायंड्रिया कह रहा था। स्टेमन के मतलब फ्लावर में जो नंबर ऑफ स्टेमन है उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सेक्सुअल सिस्टम, और इस सिस्टम को हम लोग सेक्सुअल सिस्टम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि कैरोलस लीनियस ने सेक्सुअल पार्ट का यूज किया था। फ्लावर क्या है, एक सेक्सुअल पार्ट है, जो स्टेमन है वो क्या है, सेक्सुअल पार्ट है। तो इन्होंने सेक्सुअल पार्ट का यूज किया था, इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन को हम लोग सेक्सुअल सिस्टम भी कहते हैं। तो ये था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको किसने प्रपोज किया था, कैरोलस लीनियस ने। अब हम लोग इसका कुछ ड्रॉबैक को देख लेते। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू, मतलब तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर दिया था। मतलब जो एक समान दिखने वाला स्पीसीज है, जो एक समान स्पीसीज है, एक जैसा स्पीसीज है, उसको इन्होंने सेपरेट कर दिया था। क्योंकि जब ये क्लासिफाई कर रहे थे तो इन्होंने कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया था, मतलब कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, जिस वजह से जो समान स्पीसीज है, एक जैसा स्पीसीज है, उसको इन्होंने सेपरेट कर दिया था। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं हम सेल वॉल ले लेते हैं। सेल वॉल क्या ले लिए हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए, मतलब हम सेल वॉल के बेसिस पे हमको डिवाइड करना है, मतलब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है। तो हमको किस में क्लासिफाई करना है, एक प्लांटी में और एक एनिमेलिया में। तो जिसके पास सेल वॉल रहेगा उसको हम किस में डालेंगे, प्लांटी में डालेंगे, जिसके पास नहीं रहेगा उसको हम लोग एनिमेलिया। तो जैसे कि हमको बैक्टीरिया मिला, बैक्टीरिया में हमको माइकोप्लाज्मा मिला, तो माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल नहीं होता है, तो उसको हम किस में रख देंगे, एनिमेलिया। और जिसके पास सेल वॉल होता है उसको हम किस में रख देंगे, प्लांटी में, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया हो गया। तो आर्किया को हम किस में रख देंगे, प्लांटी में। और माइक्रोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है, जिसको हम लोग किस में रख देंगे, एनिमेलिया में। तो यहाँ पे जो आर्की बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा, ये तो सिमिलर है ना, क्योंकि दोनों क्या है, बैक्टीरिया है, दोनों प्रोकैरियोट्स है, तो दोनों को क्या होना, एक ग्रुप में होना चाहिए। लेकिन हम एक ही कैरेक्टर को लिए, सेल वॉल, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो एक समान दिखने वाला, मतलब एक समान जो स्पीसीज है वो क्या हुआ, अलग अलग हो गया, क्योंकि इसमें हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लिए, मतलब इसी के बेसिस पे हम डिवाइड करने। तो ये क्या था, ये पहला ड्रॉबैक था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, स्पीसीज को क्लासिफाई किया, जिस वजह से जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वो क्या हो गया था, सेपरेट हो गया था। तो ये पहला ड्रॉबैक हुआ। द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि आर्टिफिशियल सिस्टम में इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को, मतलब इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल बताया। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग सेल का बात करें तो ये दो तरह का होता है। पहला होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव। तो जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या करता है, हम लोग पूरा बॉडी जो बना होता है, किसका बना होता है, वेजिटेटिव सेल का। अगर हम लोग प्लांट्स का भी बात करें तो पूरा बॉडी किसका बना होता है, वेजिटेटिव सेल का। और जो रिप्रोडक्टिव सेल है इसका क्या काम है, इसका सिर्फ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होता है। जैसे कि अगर हम लोग गैमिट का बात करें, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, तो वो क्या है, वो रिप्रोडक्टिव सेल है जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और जो वेजिटेटिव सेल है ये बाकी का हम लोग जितना ही फंक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वेजिटेटिव सोमेटिक सेल से होता है।
तो ये डिफरेंस है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव में। तो जो वेजिटेटिव है वो बहुत जल्दी चेंजेस पे, जैसे कि अगर कोई आदमी ठंडा वाला जगह में रह रहा है तो उसका बॉडी क्या होगा, गोरा होगा उसका पूरा बॉडी। और जो गर्म गर्म वाला जगह में रहता है उसका क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा काला होगा, क्योंकि हीट के वजह से क्या होगा, उसका बॉडी पूरा काला होने लगेगा, मेलानिन जमा होने लगेगा, जिस वजह से उसका बॉडी क्या होगा, काला हो जाएगा। तो जो वेजिटेटिव सेल है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन से क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब ये क्या होता है, चेंज हो जाता है बहुत जल्दी, मतलब इसमें फास्टली क्या होता है, चेंज होता है बहुत जल्दी, मतलब बहुत फास्ट ये चेंज हो जाता है। और जो रिप्रोडक्टिव सेल है हुआ इन्वायरमेंट, अरे इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो इसमें क्या होगा, इसमें भी चेंज होने लगे, रिप्रोडक्टिव सेल भी चेंज होने लगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर म्यूटेशन होगा तभी चेंज होगा, तो ये बहुत रेयरली होता है। लेकिन ये वेजिटेटिव सेल ये इन्वायरमेंटल पे डिपेंड होता है, इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसा हम लोग का क्या होगा, बॉडी होने लगेगा। तो ये दोनों क्या, ये दोनों इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें इसमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दे दिया। मतलब प्लांट का जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको इक्वल बताया गया, जो कि दूसरा ड्रॉबैक था किसका, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। इसीलिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द नेचुरल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड है, नेचुरल एफिनिटीज में। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसके उसका जो नेचुरल एफिनिटीज, एफिनिटीज मतलब सिमिलैरिटीज या फिर समानता। तो जो नेचुरल एफिनिटीज है, जो ऑर्गेनिज्म के बीच का समानता है, उसके बेसिस पे क्या किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। तो ये क्या है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसका बेसिस क्या है, अल्ट्रा। दिस सिस्टम कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स। तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को ही कंसिडर नहीं करता है बल्कि इंटरनल फीचर्स को भी देखता है। अगर हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बात करें तो उसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को ही देख रहा था, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही देख रहा था, उसको इंटरनल से कोई मतलब नहीं था और कुछ ही कैरेक्टर्स को लिया गया था उसमें। इसमें एक्सटर्नल के साथ साथ मतलब मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल फीचर को भी देखा जा रहा है। तो क्या क्या देखा जा रहा है, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर है, इसमें एनाटॉमी को भी देखा गया है। एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, मतलब जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है उसको भी देखा गया, उसका स्टडी क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। तो इसमें एनाटॉमी को भी देखा गया है। एम्ब्रियोलॉजी को भी, एम्ब्रियोलॉजी मतलब जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है उसका स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो एम्ब्रियो सिंथेसिस कर रहा है। और फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब जो प्लांट क्या केमिकल को सिंथेसिस कर रहा है उसको भी इसमें कंसिडर किया गया है। मतलब इसमें एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर को भी क्या किया गया है। सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वेर गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुगर। और इस तरह का क्लासिफिकेशन, मतलब इस तरह का फ्लावरिंग प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया है, जॉर्ज बेंथम के थ्रू और जोसेफ डाल्टन हुगर के थ्रू। ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्या किया है, उसको ग्रुपिंग किया है, मतलब क्लास। अब हम लोग इसका ड्रॉबैक को देख लेते हैं। They did not consider the evolutionary relationship, therefore it was difficult to determine how। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर ही नहीं किया गया। इसमें एक्सटर्नल फीचर्स को बताया गया, इंटरनल फीचर्स को बताया गया, सब कुछ बताया गया, लेकिन इसमें एवोल्यूशन को कहीं पे मेंशन ही नहीं किया गया, जिस वजह से इसमें क्या हो रहा है, डिफिकल्टीज हो रहा था ऑर्गेनिज्म को रिलेट करने में। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार रिलेटेड है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसका एंसेस्टर कौन है, ये सब को हम लोग को पता होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको एक सीक्वेंस वाइज हम लोग उसको रख सकते हैं और उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग स्टडी कहाँ से करें, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं कि कहाँ से उसका एवोल्यूशन हुआ, कहाँ से वो आया है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अच्छे से पता होना चाहिए, जो यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया गया। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे कि अगर हम लोग, जैसे कि प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग अलगी पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद ब्रायोफाइट, इसके बाद टेरिडोफाइट, इसके बाद जिम्नोस्पर्म, इसके बाद एंजियोस्पर्म। तो हम लोग को ये कैसे पता चल रहा है कि पहले अलगी पढ़ना है, हम लोग पहले एंजियोस्पर्म क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि एवोल्यूशन इस डायरेक्शन में ही गया है। तो इस ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिज्म रिलेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, बिकॉज हम लोग को उसका एवोल्यूशन पता है। तो इसमें हम लोग को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था। इसीलिए इसके बाद कौन सा आया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म।
तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो एवोल्यूशन है मतलब कैसे हुआ है उस पे बेसिस है। कौन सा? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें एवोल्यूशन ही देखा गया और कुछ नहीं देखा गया, बाकी सब भी कंसिडर किया गया है, लेकिन इसमें एवोल्यूशन को भी मेंशन किया गया है। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। इसमें क्या बताया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा पे है उसका क्या होगा? कॉमन एंसेस्टर होगा। मतलब टेक्सा किसको कहते हैं? मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सा कहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म को साथ में रखा गया इसका मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम है, वो सेम है, इसलिए उसको सेम ग्रुप में रखा गया है। अब अगर वो सेम है, उसको सेम ग्रुप में रखा गया, इसका मतलब क्या होगा कि उसका कैरेक्टर, उसका जो एंसेस्टर होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि एक ही एंसेस्टर से आया होगा तभी दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है। इसीलिए उसको कि ये एज्यूम किया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा पे है उसका क्या होगा? वो सेम एंसेस्टर को बिलोंग सोर्सेस। We now use informations from many other sources to help resolve difficulties in classification। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अदर सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। मतलब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग अदर सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं क्लासिफिकेशन में। मतलब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में हम लोग इस इंफॉर्मेशन का भी यूज। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कब? जब हम लोग को कोई फॉसिल एविडेंस नहीं मिले। जैसे कि अगर हम लोग को किसी ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पता करना है, मतलब उसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो हम लोग कहाँ से पता चलेगा? उसका फॉसिल्स देख के। अगर हमको उसका फॉसिल्स नहीं मिला, मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम लोग को बोन्स नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि बोन्स ही है जो बहुत देर तक मतलब मिलियंस ऑफ ईयर तक हो सकता है, मतलब वो प्रिजर्व होके रह सकता है। जो स्किन होता है वो तो खत्म हो जाता है लेकिन बोन्स रह जाता है। लेकिन अब बहुत सारा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास बोन्स नहीं होता, मतलब उसका कार्टिलेज होता है, तो वो उसका जो कार्टिलेज है वो भी क्या होगा? वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी क्या होगा? मिट्टी बन जाएगा। तो उससे हम लोग को कोई फॉसिल्स एविडेंस नहीं मिलता है। तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अदर सोर्सेज से पता लगाएं और उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में और उसका एंसेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में। तो ये कब यूज करते हैं? जब हम लोग को कोई फॉसिल एविडेंस ना मिले। मतलब हम लोग को अगर कोई फॉसिल एविडेंस नहीं मिल रहा है तो हम लोग अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में पता लगाते हैं। दिस सिस्टम वॉज प्रपोज बाय एंगलर एंड प्रेंटल। और इस सिस्टम को प्रपोज किया था किसने? एंगलर और प्रेंटल ने। और ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है? इसमें हम लोग को एक फैमिली ट्री भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लैडोग्राम कहते हैं। इसीलिए जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है इसको हम लोग क्लैडिस्टिक भी कहते हैं। मतलब क्लैडोग्राम मतलब क्या होता है कि हम लोग एक डायग्राम देखने को मिलेगा, मतलब हम लोग को पता चलता है उस डायग्राम से कि पहले ये इवॉल्व हुआ, इसके बाद ये इवॉल्व हुआ, और मतलब उस तरह एक चेन टाइप का बनता है कि हम लोग पता चलेगा अच्छा यहाँ से ये इवॉल्व हुआ। तो उस डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसको क्लैडोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब हम लोग टैक्सोनॉमी का ब्रांचेस को समझते हैं। जैसे कि अभी हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या देखे कि वो मेनली किस पे बेस्ड था? वो फॉसिल्स पे बेस्ड था। मतलब अगर हम लोगों को किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो कैसे करेंगे? हम लोग पहले उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशन को पता करते हैं, मतलब उसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करते थे? उसको क्लासिफाई करते थे। तो हम लोग एवोल्यूशन के बारे में कैसे पता करते थे? उसका फॉसिल्स को देख के, मतलब उसका फॉसिल्स से हम लोग पता करते थे कि इसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। इसके बाद हम लोग उसको क्या करते थे? क्लासिफाई कर देते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसका फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है, तब हम लोग कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे? तो उसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोग अदर सोर्सेज का यूज करते हैं। मतलब अदर सोर्सेज से हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। क्योंकि इसका फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है लेकिन इसको क्लासिफाई करना है तो हम लोग अदर सोर्सेज का यूज करते हैं। तो अब हम लोग उन्हीं सोर्सेज को समझते हैं। तो सबसे पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इट इज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है ये कंप्यूटर के हेल्प से होता है और ये किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को दिखता है। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड। तो इसमें क्या होता है? जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, मतलब जितना भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो वेजिटेटिव हो या रिप्रोडक्टिव हो, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कोड असाइन करते हैं। इसके बाद उस कोड को हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही हम लोगों को कोई नया स्पीसीज दिखा उसका कैरेक्टर्स हम लोग क्या करेंगे? इस कंप्यूटर में डालेंगे और जो ऑलरेडी जो कैरेक्टर्स कोड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है उसके साथ मैच करेंगे। मान लेते हैं 95% मैच हुआ
तो हम लोग क्या समझेंगे कि दोनों स्पीसीज क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर। और इस तरह से क्या होता है कि हम लोग हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव हो या रिप्रोडक्टिव हो। दोनों कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, हम लोग इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। दोनों को हम लोग कोड्स के फॉर्म में क्या करते हैं, कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम लोग 100 ऑफ कैरेक्टर्स को एक बार में कंसिडर करते हैं। जैसे कि कोई नया स्पीसीज है, ठीक है, उसको हम लोग क्लासीफाई करना है, तो उसका क्या करेंगे, उसका कैरेक्टर्स को हम लोग कंप्यूटर में डालेंगे, और जितना भी कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है कंप्यूटर में कोड्स के फॉर्म में, उसके साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। मतलब हम लोग जितना भी कैरेक्टर है, 100 हो या फिर 1000 हो, हर एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, उसके साथ मैच करते हैं। मतलब हर एक कैरेक्टर्स के साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कंसिडर किया जा रहा है एक ही टाइम पे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो ये है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। और जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है उसको हम लोग फोनेटिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मीन्स क्या होता है, सेल, टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। और जो साइटोटैक्सोनॉमी है किस पे बेस्ड है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में, मतलब सेल का इन्फॉर्मेशन। लाइक क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। जैसे कि क्रोमोजोम का नंबर हो गया, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर हो गया और क्रोमोजोम का बिहेवियर हो गया। क्यों क्रोमोजोम, क्योंकि क्रोमोजोम ही है जो हम लोग का पूरा बॉडी में क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम लोग सेल का बात करें, जैसे कि हम लोग का सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वो क्या करता है, वेरी करता है। हम लोग का टंग में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्योंकि वहाँ पे हम लोग ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि दिन भर हम लोग बोलते रहते हैं, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है और कहीं पे कम होता है। तो हम लोग कुछ ऐसा चीज़ को देखते हैं जो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जो क्रोमोजोम है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्रोमोजोम नंबर को देखते हैं। जैसे कि एप में कितना होता है, 48 होता है, पोटैटो में भी 48 होता है, हम लोग में कितना होता है, 46 होता है। तो हम लोग क्रोमोजोम नंबर को देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसके बाद क्या देखते हैं, हम लोग उसका बिहेवियर को देखते हैं, मतलब वो मियोसिस कर रहा है कि माइटोसिस कर रहा है। तो इन सब के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। तो ये है साइटोटैक्सोनॉमी। इसके बाद है कीमोटैक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड अपॉन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स। तो इसमें हम लोग प्लांट्स का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। हर एक केमिकल को नहीं देखते, जो स्पेसिफिक केमिकल है जो उस प्लांट को अलग बनाता है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम यहीं पे खत्म होता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, वो इस वीडियो से ही रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा वीडियो को तो आप लोग इसको जरूर कर पाइएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर है वो वीडियो के एंड में है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलगी को स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, तब तक के लिए थैंक यू।